तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज के दिन हम 3-4 उन बड़ी खबरों में बात करेंगे जो मुंबई और पंजाब और दिल्ली के अंडरवर्ल्ड के केसेस के साथ जुड़ी हुई हैं। बड़ी डेवलपमेंट्स हैं और कुछ सनसनीखेज खुलासे भी आने वाले दिनों में इन केसेस को लेके हो सकते हैं। सबसे बड़ी खबर, लॉरेंस बिश्नोई फाइनली एक तरीके से आतंकी घोषित कर दिया गया है। देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने उसके ऊपर UAPA का केस दर्ज कर दिया है। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, UAPA। ये बहुत खतरनाक किस्म का कानून है। देश विरोधी गतिविधियां करना, देश के खिलाफ साजिश करना और इलीगल एक्टिविटीज़ करना, जिसका सीधा साधा मतलब ये होता है कि आप देश के खिलाफ काम कर रहे हो और आप आतंकी हो, देश में आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हो। आतंक भले गैंगस्टरिज्म के थ्रू हो या कोई बड़ी हरकतें करने के कारण जिसमें लोगों में डर की स्थिति उत्पन्न होती है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होती है और एक बेचैनी पैदा होती है समाज में। इन सब गतिविधियों को रोकने के लिए ये कानून बनाया गया था। कल NIA ने उसके ऊपर ये कानून लागू कर दिया और आज सुबह बठिंडा में, जहाँ पे लॉरेंस बिश्नोई जुडिशियल कस्टडी में था बठिंडा पुलिस के केस में, वहाँ से NIA ने जेल से बठिंडा की कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू लॉरेंस की पेशी करवाई। फिजिकली उसको कोर्ट में नहीं लेके जाया गया क्योंकि NIA नहीं चाहती थी कि उसको एक तरह बाहर ले जाके एक्सपोज किया जाए। तो जेल में से ही वीडियो कॉन्फ्रेंस से उसका कोर्ट ने 10 दिन की पुलिस कस्टडी NIA को दे दी और उसके तुरंत बाद ऑर्डर की कॉपी लेने के बाद NIA की टीम्स उसको बख्तरबंद गाड़ी में बैठा के बठिंडा से दिल्ली ले जाने के लिए रवाना हो गई। अब आज रात को ही NIA कस्टडी में लॉरेंस बिश्नोई की पूछताछ दिल्ली हेडक्वार्टर में शुरू हो जाएगी। अब सोचना ये होगा, देखना ये होगा कि NIA को ये कार्रवाई करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। आपको याद होगा पिछले कुछ दिन पहले NIA का एक बयान आया था जब इसके घर के ऊपर NIA की रेड भी हुई थी। लॉरेंस बिश्नोई का जो घर है अबोहर के पास, वहाँ पे, तो वहाँ से ये बात निकल के आई थी कि इस शख्स के आतंकवादियों से रिश्ते हैं, जिनमें से सबसे बड़ा नाम था रविंदर सिंह रिंदा, जो पाकिस्तान में बैठ के अपनी गतिविधियां ISI की मदद से चला रहा था। उसके साथ इसके तार जुड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। और साथ ही जो पंजाब के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पे अटैक हुआ था, रॉकेट अटैक, उसमें भी लॉरेंस बिश्नोई की भूमिका बताई जा रही थी। और ये भी कहा जा रहा था कि इसका जो बहुत बड़ा नेटवर्क है वो नार्को टेररिज्म में भी इस्तेमाल किया गया। तो बहुत सीरियस चार्जेस थे NIA के और फाइनली उनके ऊपर काम करते हुए उन्होंने इसको घोषित कर दिया UAPA के तहत। तो अब देखना होगा आने वाले दिनों में लॉरेंस बिश्नोई अपने गैंग के टेररिस्टों के साथ रिश्ते की क्या बात करता है या उनको ना मानने की बात करता है। उसके वकील ने ये बात मानी है कि उसका रिमांड हो गया है और उसको दिल्ली ले जाया जा रहा है और वो इसके आगे जो कानूनी कार्रवाई हैं वो दिल्ली में करेंगे। कुछ लोग जो पंजाब के अंडरवर्ल्ड से जानकार हैं, उनका कहना है कि ये एक तरीके से लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब से बाहर ले जाने की एक काम भी हो सकता है,
कि इतनों दिनों से पंजाब पुलिस में था और वो वापस कहीं ना कहीं तिहाड़ जेल में जाना चाहता है, जो उसका बेसिकली उसकी एक्टिविटीज़ का हेडक्वार्टर है। तो लेकिन ये केस दिल्ली पुलिस का नहीं है। अगर दिल्ली पुलिस लेके जाती तो इस किस्म के एलिगेशन लोग लगाते रहते हैं, लेकिन ये एनआईए की कस्टडी में है और एनआईए कोई भी काम एक छोटे लेवल पे नहीं करती या टेम्परेरी कोई पर्पज़ के लिए नहीं करती। उनकी बहुत लंबी चौड़ी दूर तक एक प्लानिंग होती है, बहुत लंबी चौड़ी रिसर्च करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं और फिर कहीं जाके अपनी उस कार्रवाई को अंजाम देते हैं। तो इसमें लगता है कि कुछ पुख्ता सबूत डेफिनेटली एनआईए के पास हो गए, नहीं तो वो इतनी बड़ी कार्रवाई इतनी जल्दी नहीं करते। दूसरी तरफ जिस शख्स के साथ लॉरेंस बिश्नोई के रिश्ते बताए जा रहे थे ये एक्ट लगाने के पहले, हरविंदर सिंह संधू अलियास रिंदा, उस शख्स की 3 दिन पहले पाकिस्तान में संदिग्ध हालातों में मौत हुई। मर्डर हुआ या नेचुरल डेथ, ओवरडोज ऑफ ड्रग या किडनी फेलियर, कोई ऑर्गन फेलियर, इस किस्म की बातें सामने आ रही हैं। कुछ खबरें ये भी आई कि उसको गोलियों से भून दिया गया। तो लेकिन पाकिस्तान से तो कोई बात निकल के आती नहीं। हमारी एजेंसीज ने मुंह बंद करके रखा हुआ, कोई इसके बारे में बोलने को तैयार नहीं। पंजाब पुलिस ने अभी तक कोई इसके बारे में कुछ कहा नहीं और उसके घर वाले आधे, उसके जो क्लोज फैमिली रिलेटिव्स हैं, आधे कहते हैं हमें पता नहीं उसके साथ क्या हुआ, बाकी कहते हैं कि वो अभी जिंदा है। लेकिन जो उसके दुश्मन, गैंगस्टर दुश्मन और जो उसके गैंगस्टर साथी हैं, वो अपनी अपनी तूती बजा रहे हैं। आधे लोग कहते हैं कि उसको हमने मरवाया। 3 किस्म के ग्रुप ने जिम्मेदारी ले ली कि हमने रिंदा को मारा और 3 और किस्म के लोग हैं जो कहते हैं कि ये सब बकवास है, रिंदा अभी जिंदा है और कुछ ही समय में आपके सामने आएगा। और एक और वीडियो सामने आ गई छोटी सी सोशल मीडिया पे क्लिप, जिसमें एक आदमी जो अपने आप को रिंदा कहता है, मुंह सिर बांध के बोल रहा है कि मैं रिंदा बोल रहा हूँ और मैं भी जिंदा हूँ, लेकिन वो उसकी आवाज़ सुन के पता चल जाता है कि वो नकली वीडियो है। खैर, ये तो रही लॉरेंस बिश्नोई की बात। अब चलते हैं उसके राइट हैंड मैन, उसका खास सहयोगी, जो पहले कनाडा से ऑपरेट करता था, अब सुना जाता है कि वो अमेरिका चला गया और कैलिफोर्निया से ऑपरेट कर रहा है, गोल्डी बराड। कल एक बड़ी कार्रवाई एक मोहाली पुलिस ने की और मोहाली की एक अदालत में एप्लीकेशन दे के, सबूत दे के, बहस जरा करके ये ऑर्डर कोर्ट से ले लिया जिसमें गोल्डी बराड को भगौड़ा करार दे दिया गया। भगौड़ा मीन्स प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। अब इस कार्रवाई के बाद अगर एक लिमिटेड पीरियड में हर भगौड़ा करार देने के नोटिस में कुछ शर्तें होती हैं कि इतने दिन के अंदर अंदर आप अपने आप को कोर्ट के सामने पेश करो, नहीं तो आने वाले दिनों में और अगली कार्रवाई भी हो सकती है। उस कार्रवाई में क्या हो सकता है, सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसकी जो प्रॉपर्टी है, घर है, ज़मीन है, बैंक बैलेंस है, अकाउंट है, कारें हैं, ट्रैक्टर हैं, गाड़ियां हैं, जो भी है वो सब अटैच की जा सकती हैं और उनकी नीलामी की जा सकती है। अब देखना ये होगा कि गोल्डी बराड के नाम पे क्या प्रॉपर्टी है, क्या नहीं है। उसके पिता भी एक पुलिस के ऑफिसर थे, सब इंस्पेक्टर थे, नौकरी से निकाले गए या रिटायर हो गए, इसमें भी कंट्रोवर्सी चल रही है। अब उनसे भी पूछताछ हो सकती है क्योंकि एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के बारे में जानकारी लेकर पुलिस उसके घर तक पहुंच सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। तकलीफ़ें बढ़ सकती हैं लॉरेंस बिश्नोई के साथ साथ गोल्डी बराड की भी। और अब जब गोल्डी बराड लॉरेंस का खास आदमी है तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में गोल्डी बराड को भी UAPA लगाकर टेररिस्ट घोषित किया जा सकता है। उसके बाद तीसरी बड़ी खबर जो पंजाब से आ रही है वो भी अंडरवर्ल्ड से जुड़ी हुई। आपको याद होगा पिछले साल जून के महीने में
कलकत्ता में एक बहुत बड़ा एनकाउंटर हुआ था जिसमें पंजाब का एक नाम, बहुत बड़ा नाम, गैंगस्टर जयपाल भुल्लर और उसका एक साथी जसबीर सिंह, ये मारे गए थे कलकत्ता में। खबर पंजाब पुलिस की थी, यहाँ पे कुछ मर्डर करके यहाँ से भागे थे। कलकत्ता गए, पंजाब पुलिस को खबर लगी, उनका एड्रेस वेरीफाई किया गया। उसके बाद कलकत्ता पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। कलकत्ता पुलिस की एक एसटीएफ की टीम ने, स्पेशल टास्क फोर्स ने कलकत्ता के उस रहायशी इलाके में जाकर इन लोगों को इनका घर पे अटैक किया और उस अटैक में दोनों तरफ से गोलियां चली और उसमें जो दोनों जो आरोपी थे, जो टेररिस्ट थे बड़े बड़े लेवल के, जयपाल भुल्लर, उसके पिता भी एक पुलिस ऑफिसर हैं, रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हैं, उनको दोनों को कलकत्ता पुलिस ने पिछले साल जून में मार गिराया। बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। उसके घर वालों ने जयपाल भुल्लर का लास्ट राइट करने से इनकार कर दिया क्योंकि उसके हाथों में, उसके बाजुओं में कुछ चोट के निशान थे। परिवार का कहना था कि उसको पहले टॉर्चर किया गया, बाद में मारा गया, लेकिन काफ़ी जद्दोजहद के बाद फाइनली वो उसके लास्ट राइट्स किया गया। अब 2 दिन से जयपाल भुल्लर के पिता, रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर, वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं पंजाब पुलिस के ऊपर, पंजाब सरकार के ऊपर, कि उनका एनकाउंटर किया जा सकता है कभी भी। अब एक गैंगस्टर का पिता अगर ये बात करता है कि मुझे पंजाब पुलिस ने गैंगस्टर बना दिया और मुझे मारने की तैयारी चल रही है, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि एक किसी केस में उनको नामजद भी कर दिया गया है, ऐसी बात वो मीडिया पे कह रहे हैं और बार बार यही बात कर रहे हैं कि मुझे पंजाब पुलिस ने गैंगस्टर बना दिया। फिर उन्होंने कुछ खुलासे किए हैं बड़े कि उनके बेटे को मारने के पीछे क्या साजिश थी। उन्होंने एक डीआईजी का नाम लिया है, एक एसएसपी का नाम लिया है, एक डीजी का नाम भी लिया है। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में वो कुछ और खुलासे भी करने वाले हैं। एक बड़ी सरदर्दी बन सकती है पंजाब पुलिस के लिए। उन्होंने वो पूरा पंजाब पुलिस का किरदार दिखाने की भी कोशिश कही है जिसमें वो खुद 30-35 साल हिस्सा रहे हैं। टेररिज्म के टाइम पे कैसे पुलिस वाले लोगों को मारते थे और उसके बाद गैंगस्टर कह के कैसे लोगों के एनकाउंटर किए जाते हैं, उसकी बातें भी जयपाल भुल्लर के पिता ने मीडिया पे लाइव होके कही हैं, इंटरव्यूज़ में कही हैं, बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही हैं। एक नया घटनाक्रम शुरू होने जा रहा है। उसके बाद बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। आपको सबको पता है अमर नायक मुंबई के बड़े गैंगस्टर में से एक था। टेरर कहा जाता था उसको, रावण भी उसको कहा जाता था। तो उसका एक खास गुर्गा हुआ करता था रविंद्र ढोले। ये शख्स 99 में एक केस के बाद जब इसकी ज़मानत होती है तो मुंबई से फरार हो जाता है। पुलिस उसको ढूंढती है, कहीं नहीं मिलता। लेकिन अब 23 साल के बाद 23 ईयर्स लेटर उस आदमी को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पूना से 100 मील आगे जोनेर इलाके से बदला, जो अपना नाम बदल के रह रहा था। रविंद्र से उसने अपना नाम रमेश रख लिया था। रमेश ढोले बन के रह रहा था 23 साल से और किसी को पता नहीं था कि ये आदमी इतने बड़े गैंगस्टर का खास गुर्गा रहा है। तो रविंद्र ढोले अलियास रमेश ढोले महाराष्ट्र पुलिस ने, मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कल अपने कब्जे में ले लिया और उसको मुंबई वापस लाया गया। अब कितने क्राइम उसने किए, कितने मर्डर किए, कितनी फरौतियाँ ली, कितने डकैती किए, वो सब का खुलासा सामने आएगा। तो ये एक अगर पुलिस कुछ करना चाहे तो वो कर सकती है। मुंबई की क्राइम ब्रांच चुप नहीं बैठी, उन्होंने फाइल क्लोज नहीं की। जो वांटेड क्रिमिनल था उसको ढूंढते रहे और आखिर 23 ईयर्स के बाद वो कामयाब भी हो गई। इसी तरह पंजाब पुलिस
जो कार्रवाई अब कर रहे हैं गोल्डी बराड़ के ऊपर या लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर, ये कार्रवाइयाँ बहुत पहले करनी चाहिए थी। तभी की नहीं को कहीं ना कहीं गैंगस्टर के साथ बड़े लोगों की मिलीभगत रही है। लेकिन अब क्योंकि इतने बड़े बड़े मर्डर हो गए, क्राइम सीन बढ़ गया, एक डेरा प्रेमी की हत्या हो गई, एक हिंदू लीडर को मार दिया गया, सिद्धू मूसेवाला मार दिया गया, संदीप नंगल अंबिया मार दिया गया, एक मिड्डू खेड़ा मार दिया गया। इस तरह हाई प्रोफाइल केसेस होने के बाद पुलिस अपनी हरकत में आती है, वो भी एक नया डीजीपी आने के बाद। उसके पहले सब ऐसे के तैसे चल रहा था। और एनआईए भी एक नया डीजीपी मिलने के बाद हरकत में आई है, और वो दैट डीजीपी हैपन्स बी फ्रॉम पंजाब काडर। लंबे समय तक पंजाब में काम किया था। दिनकर गुप्ता एनआईए के चीफ हैं, उनको काफ़ी जानकारी है पंजाब के गैंगस्टर्स के बारे में। यहाँ शायद उनको काम करने की आज़ादी नहीं दी गई, फ्री हैंड नहीं दिया गया। अब उनको मौका मिला है तो वो अपनी उस पुरानी जानकारियों पे बेस्ड जो इन्फॉर्मेशन उनके पास थी उसके ऊपर काम करते हुए अपना जो ड्यूटी है वो निभा रहे हैं। अच्छी बात है, गैंगस्टर्स को, क्रिमिनल्स को नकेल पड़नी चाहिए, लेकिन ये कितना देर तक, कितने लंबे समय तक ये कंसल्टेड एफर्ट चलता है। अगर कुछ दिन आप अच्छे काम करके बाद में फिर आराम से बैठ जाओ तो वो बात वही की वहीं खड़ी रहती है। इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा और तेज़ी से बढ़ाना पड़ेगा। अब ये देखना होगा आने वाले दिनों में लॉरेंस बिश्नोई के केस में क्या होता है, गोल्डी बराड़ के और उसके परिवार के ऊपर, उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर क्या एक्शन होता है। ये सब बातें देखनी पड़ेंगी। और जयपाल भुल्लर के पिता आगे क्या क्या और खुलासे करते हैं, और रविंद्र डोले वो अपने गुजरी ज़िंदगी के क्या खुलासे करते हैं, सब देखना होगा। आने वाले दिनों में इसी किस्म की और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।